हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं डेक। ओके, तो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है बेसिक ब्लॉक्स पे। सो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का डेक। ओके, डायरेक्ट एसाइक्लिक असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ जो है वो ये यूज़फुल जो है मेनली वो इसका जो डाटा स्ट्रक्चर है फॉर इम्प्लीमेंटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स बोल सकते हो, या थ्री एड्रेस कोड के लिए हम जो जब भी हम थ्री एड्रेस कोड बनाते हैं तो उसको हम बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, और बेसिक ब्लॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, जिसमें हम थ्री एड्रेस कोड को नॉर्मली बेसिक ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और बेसिक ब्लॉक के बाद उसके ट्रांसफॉर्मेशन को या उसके इम्प्लीमेंटेशन को हम इजी वे में शो करने के लिए डेक का रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डेक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने सिंपली एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और शॉर्ट में हम इसको डेक रिप्रेजेंटेशन को हम सीखने वाले हैं। तो डेक रिप्रेजेंटेशन के पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम साथ साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो रूल्स होता है वो मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट रूल है कि जो लीव्स जो है हमारे लिए, इसमें एक तो रूट नोड रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, एक लिफ नोड्स होंगे। तो इसमें रूट और लिफ नोड का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आपको यही देखना है कि इसमें लिफ नोड और रूट नोड का जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पर है और किस तरीके से होगा। तो जिस तरीके से हमने डेटा स्ट्रक्चर में काम किया है, कुछ रूट नोड होते हैं और कुछ लिफ नोड्स होते हैं। तो रूट और लिफ नोड जिस तरह से काम करते हैं, सेम हियर यहाँ पर भी हम डेक रिप्रेजेंटेशन में कुछ रूट्स और लिव नोड्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर वन का जो रूल है आपका, फर्स्ट नंबर रूल, उसको अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम कि लीव्स लीव्स आर लेबल्ड लीव्स आर लेबल्ड, लीव्स मतलब जो रूट के नीचे होगी, बाय यूनिक आइडेंटिफायर। क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिक आइडेंटिफायर, आइदर वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, आइदर वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, जो भी लीव्स है उसको हम या तो किसी कांस्टेंट से शो करेंगे या किसी वेरिएबल वैल्यू से हम उसको, या कोई आइडेंटिफायर से हम उसको शो करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसको आप रूल्स को आप याद रखिएगा। वैसे आप रूल्स भूल भी जाते हैं तो आप उसके टेक्निक भी याद रखेंगे तो आपको इजीली उसको लर्न करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो रूल है वो देखिए आप। सेकंड नंबर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंटीरियर नोड है, उसको हम लेबल करेंगे एक इसे ऑपरेटर से। ठीक है, तो कोई भी इंटीरियर, ऐसा हम लिख देते हैं यहाँ पर, इंटीरियर नोड आर लेबल्ड बाय एन ऑपरेटर। ठीक है, और थर्ड नंबर, नोड आर ऑल्सो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफायर और फॉर लेबल्स। ठीक है, जो नोट्स हैं हमारे, नोट्स आर, मैं लिख देता हूँ, नोट्स आर ऑल्सो, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप याद रख लें, नोट्स आर ऑल्सो गिवन अ सीक्वेंस। क्या होगा यहाँ पर, एक सीक्वेंस होगा ऑफ आइडेंटिफायर्स का, क्योंकि बिना सीक्वेंस के आप काम करेंगे तो ये इजीली आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे कि किसके बाद क्या लेवल चल रहा है। ठीक है, कौन सी वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, T1 के बाद T2, T2 के बाद T3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें याद रखना है। चलिए, तो अब हम इन्हीं रूल का यूज़ करेंगे और इस डेक का हम रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक कोड है, ये एक बेसिक ब्लॉक मान लेते हैं हम लोग, ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। इसका हम बेसिक ब्लॉक मान लेते हैं कि ये एक बेसिक ब्लॉक है, बी नाम से या B1 नाम से, कुछ भी आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक B1 नाम का एक ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो चलिए, तो
तो हमें इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है वो हमें सीखना है। सबसे पहले देखिए आप, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 × i। तो यहाँ पर T1 है, T1 एज ए आइडेंटिफायर हो जाएगा, यहाँ पर एज ए मेन रूट रोड हो जाएगा, जो कि हमने अभी रूल देखा था। तो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक 4 है और एक i है, ठीक है। तो इसको हम एक लिव नोट्स, इसको हम एक आइडेंटिफायर से इसको शो करेंगे। इसमें एक ऑपरेटर भी होगा जिसका नाम है इनटू। तो ये क्या हो गया हमारा ऑपरेटर, जो कि हमारा सेकंड नंबर का रूल था कि इंटीरियर नोट्स आर लेबल्ड बाय एन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर से लेबल हो गया। अब देखिए एक आइडेंटिफायर हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि 4 × i क्या है हमारा T1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या शो कर देते हैं एज ए आइडेंटिफायर, क्या हो जाएगा T1, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, हमें करते जाना है। इसके बाद हमारा बनता है T2 दैट मीन्स आई थिंक T1। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये T1 ही है हमारा, ठीक है, ये T1 है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या ब्रैकेट्स, तो हम ब्रैकेट में इस तरीके से इसको आइडेंटिफायर को शो कर देते हैं। और ये T1 है, ये T1 हो चुका है हमारा। यहाँ पर देखिए T1, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखिए T1, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब आती बात ए की, तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर लेते हैं ए। तो ए ब्रैकेट और T1, ये क्या हो चुका है हमारा, बेसिकली देखा जाए तो T2। तो इसका हमें नाम देना है T2, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम T3 की तरफ। T3 क्या है, T3 है 4 × i, ठीक है। तो 4 × i इज सेम हियर फॉर सेम थिंग फॉर T1। तो यहाँ पर जो T1 है वही हमारा T3 भी है। तो इसी के पास में मैं लिख देता हूँ T3, चलेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, T1 T2 एंड T3। अब आई थिंक T4 की तरफ हमें चलना चाहिए। तो T4 क्या है हमारा BT3। तो T3 तो ये रहा हमारा। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं इसी तरीके से जो भी हमने डिफाइन किया था, इसी तरीके से एक ब्रैकेट में बना रहा हूँ। इस ब्रैकेट है ना, ये इस पे हमें सिर्फ क्या नाम देना है, यहाँ पर B देना है। और यहीं से हमें ये यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देना है, क्योंकि ये T3 हो गया तो BT3, ये T3 है, ठीक है। तो BT3 ये हो गया हमारा। तो इसका नामकरण कर दीजिए, इसका नामकरण करने जाएंगे तो ये हो जाएगा T4, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं वाइट कलर में ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, T4 हो चुका है, अब T5 की तरफ चलते हैं। तो T5 दैट मीन्स T2 एंड T4। तो T2 ये रहा और T4 ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से T2 ले रहा हूँ, यहाँ से T4 ले रहा हूँ, और इसका ऑपरेटर जो है वो है इनटू, सॉरी स्टार लगा दिया, इसको हम इनटू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इनटू, यानी मल्टीप्लाई, डन। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई पे ये T2 इधर हो गया, T4 इनटू ये हो गया हमारा T5 कंप्लीट। तो इस पे आप नामकरण कर दें T5, डन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आते हैं हम T6 पे। T6 क्या है, प्रोड प्लस T5। तो प्रोड प्लस T5 एक प्रोडक्शन वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, तो इस पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। T5 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो T5 हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम लोग T5 को ले लेते हैं और एक प्रोडक्शन को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक T5 से यहाँ ले लेते हैं, इसको वाइट कलर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं प्लस, और एक साथ में ले लेते हैं प्रोडक्शन यानी प्रोड। तो प्रोड प्लस यहाँ पर हमें क्या लेना है T6, ठीक है। ये प्रोड प्लस T5 तो हमारा ये हो गया। तो प्रोड प्लस T5 दैट मीन्स इसकी नंबरिंग क्या कर देंगे हम, इसका नामकरण T6 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं हम प्रोड इक्वल टू T6 पे, ठीक है। तो अब देखिए आप कि यही प्रोड है और यही T6 भी है आपका, तो आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रोड इज इक्वल टू T6, तो यही हमारा वैल्यू तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं T7 पे। तो T7 आई थिंक आई, यानी T7 आई थिंक क्या है i+1। तो i तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हैं 4 और i, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम ऐसा देखें कि ये i है, तो अब हमें यहीं पर थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा पेज को आगे बढ़ाता हूँ यहीं पर थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप, समझने की बात है कि i यहाँ पर है
तो हमें क्या चाहिए, T7 चाहिए। ओके, तो T7 तो i+1, तो यहीं से मैं एक काम करता हूँ, i तो है मेरे पास, यहीं पर प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, i+1। ठीक है, मैं अलग से T7 को डिनोट नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक यही हो गया हमारा T7। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। ओके, अब T6 ये छूट गया था हमारा, प्रोडक्शन इज इक्वल टू T6। ठीक है, तो यही T6 भी प्रोडक्शन भी था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहीं पर हम लिख देंगे प्रोड। ठीक है, अब i इज इक्वल टू T7 है, तो T7 के पास में ये हमारा क्या था, ये T7 था, कोमा करके यहीं पर हम क्या कर देंगे, i भी कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देंगे, क्योंकि i इज इक्वल टू T7 है और T7 ही i+1 है, तो ये देखिए ये i भी है और ये +1 मैंने यहाँ पे अलग से कर दिया है। डन। अब हम आते हैं i< <20। कंडीशन क्या है बेटा, i< <20, दैट मीन्स गो टू 1। अब किस पे जा रहा है, ये गो टू 1 पे जा रहा है, तो गो टू 1 तो कंडीशनल है, तो कोई बात नहीं है। तो i< <2, तो अब इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि जो i की वैल्यू है, i दैट मीन्स i यही है हमारा, यहाँ ये देखिए T7 और i। ठीक है ना, तो इसी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, < < किससे है वो, 20 से है। ठीक है, ये 20 यहाँ पर हमने लेबल कर दिया। अब ये कहाँ पर गो टू हो रहा है, 1 पे गो टू हो रहा है, इसलिए इसका नंबरिंग यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे। ठीक है, ये गो टू स्टेटमेंट यहीं पर चल गया। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका डेक रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोला डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डेक को हमें रिप्रेजेंट किस तरह करना है। सबसे पहले हमने देखा था T1, 4 × i, यहाँ से शुरुआत किया था, फिर T2 हमने लिया, T1 यहीं से हमने T1 को ले लिया था। तो 1 बाय 1 ब्लॉक्स को हम क्या करते हैं, एडिशन को, ब्लॉक्स को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या आपका जो ब्लॉक है, क्या आपका जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमिनेशंस हो सकते हैं, क्या ब्लॉक को आप कुछ वैल्यूज़ आप असाइन कम ज़्यादा कर सकते हो, क्या आप कुछ ऐसी वैल्यू इसमें से रिमूव कर सकते हो जिससे कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, है ना, तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज में हमें कुछ इस तरीके से देखना है जिसमें हम कोड को एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल्स प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो सिंपल में सबसे पहले कॉमन सब एक्सप्रेशन या उनको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो कॉमन सब एक्सप्रेशंस किस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे देखिए कॉमन सब एक्सप्रेशन की मैं अगर बात करूँ तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं 4 × i की देख लेते हैं हम सबसे पहले, कि कई 4 × i यहाँ पर भी है, 4 × i यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आप यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कॉमन वैल्यूज़ आप ले सकते हो। जैसे देखिए T1 है और यहाँ पर T3 है। ठीक है, तो T1 और T3, तो ये T1 है आपका और ये T3, ये दोनों कॉमन है आपके, तो ये कॉमन सब एक्सप्रेशन है आपके, तो ये एलिमिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें T6 और प्रोडक्शन की, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉमन है, तो यहाँ पर भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम बात करें T7 और I की, तो ये भी दोनों सेम ही वैल्यू हो गई आपकी T7 और I, तो ये भी मर्ज हो सकती है, यानी कॉमन एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो चलिए अगर मैं कॉमन एक्सप्रेशन की हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, तो मैं यहीं पर एक नया कॉमन एक्सप्रेशन में आपको बना के बताता हूँ कि सबसे पहले तो T1 इज इक्वल टू 4 × i हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं T2 की, तो T2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, T2 का जो वैल्यू है वो एज इट इज़ T1 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम T3 को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज T1 और T3 दोनों यहाँ पर भी देखा जाए तो कॉमन है और यहाँ पर भी देखा जाए तो कॉमन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर T3 और T4 में से T3 को मैं रिमूव कर सकता हूँ, तो ये कॉमन सब एक्सप्रेशन यानी कॉमन एलिमेशंस हो जाएगा। T4 को हम लिख देंगे यहाँ पर BT1। डन। उसके बाद हम आते हैं T5 पे, तो T5 की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखी जाएगी T2 × T4। ओके, अब आते हैं हम T6 पे। तो T6 जो है वो आपका डायरेक्टली देखा जाए तो
प्रोडक्शन इक्वल टू T6 ही है, ठीक है ना। तो इसको आप रिप्लेस देखिए, T6 कोमा प्रोडक्शन है, ध्यान से समझिएगा इसको, T6 इक्वल टू प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन इक्वल टू T6 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो प्रोडक्शन की जगह, यानी T6 की जगह आप क्या लिख सकते हो, प्रोड, क्योंकि T6 की वैल्यू ही प्रोडक्शन है ना, यही तो बोल रहा है वो कि T6 को आप प्रोडक्शन लिख सकते हो। तो यहाँ T6 की जगह हम क्या रिमूव कर रहे हैं, ये देखिए आप, T6 की जगह प्रोड, और इसको हम लिख देंगे प्रोड प्लस T5, समझ गए, है ना। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे T7 और I, तो ये दोनों वैल्यू भी हमारी कॉमन सब एक्सप्रेशन में एलिमिनेट हो सकती है। ये देखिए T7 और I दोनों सेम ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये यही फ़ायदा है डेक बनाने का, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो हम क्या करें, T7 की जगह I को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि T7 इज इक्वल टू I हो गया ना, T7 इक्वल टू क्या हो गया, I, सो दैट T7, तो T7 की जगह मैं I पुट कर दूं तो I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, I+1, और ये यहाँ पर रिप्लेस हो गया, और इसको यहाँ से रिमूव कर दो, आखिरी में क्या बचा आपका, I लेस देन इक्वल टू 20 गो टू 1, यानी वापस से कहाँ आ जाएगा बेसिक ब्लॉक, यहीं पर आ जाएगा। तो आपका जो एक्चुअल बेसिक ब्लॉक बना बेटा, वो कौन सा बन जाएगा, ये, तो ये हो गया आपका एक्चुअल आफ्टर एलिमिनेटेड बेसिक ब्लॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर कुछ एप्लीकेशंस की बात करें कॉमन सब एक्सप्रेशन की, तो इसमें कुछ मेन एप्लीकेशंस होती है जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या एप्लीकेशंस हो सकती है आपके डेक की। तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको यही चीज़ सजेस्ट करी कि सबसे पहले कॉमन एक्सप्रेशन, तो यही इसका एक एप्लीकेशन है डेक का, कि डिटरमाइनिंग कॉमन सब एक्सप्रेशन एंड एलिमिनेट। हमने क्या करा, कॉमन सब एक्सप्रेशन को, अभी सुन लीजिए, डिटरमाइनिंग कॉमन सब एक्सप्रेशन एंड एलिमिनेट इट, उनको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हम डिटरमाइन करेंगे कि विच नेम आर यूज इनसाइड बट इवेल्युएटेड आउटसाइड द ब्लॉक। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने आई को, जैसे आई कहाँ है हमारा, ये मैं हटाता हूँ, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आई को हमने यहाँ पर इवेल्यूएट तो किया है, ठीक है। हमने आई को हमने इस ब्लॉक में क्या किया है, इवेल्यूएट नहीं किया, इसमें सॉरी नहीं किया है, और लेकिन ये कहीं आउटसाइड में इसका यूज़ तो हो रहा है। जैसे ये आई है, आई को हमने देखो यहाँ पर कहीं पर भी इवेल्यूएट नहीं किया, किया है कि आई को नहीं किया, बस आई को हमने ये लिख दिया है, तो ये कहीं आउटसाइड यूज़ हुआ है, मतलब आउटसाइड इस ब्लॉक, जैसे हमने बेसिक ब्लॉक पढ़े थे ना, तो बेसिक ब्लॉक किसी दूसरे बेसिक ब्लॉक में B2 B3 या B4 में आई की वैल्यू क्या हुई है, आउटसाइड इवेल्युएट हुआ होगा। तो यहाँ पर यूज़ यहाँ पर हुआ है, लेकिन इवेल्युएट कहीं और हुआ होगा, समझ गए बात को। दूसरा, तीसरा कंडीशन यानी तीसरा एप्लीकेशन क्या है इसका, पहला एप्लीकेशन क्या बताया मैंने आपको, कॉमन सब एक्सप्रेशन रिमूव करना होता है, जो मैंने आपको रिमूव करके बताया। दूसरा ये है कि हमें ऐसे वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है जो इस वैल्यू में यूज़ यहाँ पर इवेल्युएट नहीं हो रहे हैं, बट कहीं आउटसाइड द ब्लॉक हो रहे हैं। जैसे आई की वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे आई हमने इवेल्यूट नहीं किया, कहीं पर भी आई की वैल्यू दी हुई क्या, 4 5 6 जो भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तीसरा, इसी का उल्टा, डिटरमाइन विच स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक कुड बी देयर कंप्यूटेड वैल्यू बट यूज आउटसाइड द ब्लॉक। ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर कंप्यूट हुई है, लेकिन उसका यूज़ कहीं और हुआ होगा। जैसे प्रोडक्शन देखो, यहाँ पर इवेल्यूएट तो हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूज़ कहीं नहीं हो रहा है, समझ गए आप बात को। तो ये आउटसाइड कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। जैसे ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो ये हो सकता है कि कहीं बेसिक ब्लॉक B2 में या B3 में जैसे प्रोडक्शन आ गया ना हमारा, जैसे प्रोड की वैल्यू ये जनरेट हो गई है, ये इवेल्यूएट तो कर दिया, लेकिन इसका यूज़ यहाँ पर कहीं नहीं है, तो हो सकता है किसी और बेसिक ब्लॉक में इसका यूज़ हुआ हो। तो यही हमारे बेसिक ब्लॉक की 3 कंडीशन है। सबसे पहले कॉमन सब एक्सप्रेशन रिमूव करना होता है, कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इसमें, आप समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो इसमें इवेल्युएट तो हो रही है पर यूज़ आउटसाइड द बॉक्स हो रही है। दूसरा कंडीशन है, यहाँ पर इवेल्युएट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो गई है, लेकिन उसका इवेल्युएट कहीं आउटसाइड द बॉक्स हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना होता है डेक के अंदर, ठीक है। तो यही डेक है, बहुत सिंपल है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि डेग आर यूजफुल फॉर डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक ऑफ 3 एड्रेस कोड। देखिए यहाँ पर 3 एड्रेस कोड आपको मिलेगा, उसी 3 एड्रेस कोड को आपको इस डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ में रन करवाना है या उसके अंदर सेटिस्फाई करवाना है। इसलिए हम डेग बोलते हैं कि डेग आर यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक ऑफ 3 एड्रेस कोड। ठीक है, इसमें कुछ लीव्स होते हैं जिनको लेबल किया जाता है यूनिक आइडेंटिफायर से, जैसे T1 T2 प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम लेबलिंग करते हैं इंटीरियर नोड्स में, जैसे ये इनटू है ना, इस टाइप से ऑपरेटर्स होते हैं। और नोड ऑल्सो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफायर फॉर लेबलिंग। तो इसमें देखिए सीक्वेंस आपको दिख रहा है एक के बाद एक के बाद एक। तो ये होता है आपका डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा ये डाउट। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं।